नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो बीपीएससी 17वीं के लिए टेस्ट नंबर 29 है, जो एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यह डिस्क्लेमर है, देख लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है यह देखिए। क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खान ए आलम को शाहजहां के शासनकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में विफल रहा और 1 वर्ष के भीतर ही उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर निम्नलिखित को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, शाहजहां जो आपको 1628 ईस्वी में शासक बनता है, एम्परर बनता है, वो 1628 ईस्वी में खान ए आलम को बिहार का जो है गवर्नर नियुक्त करता है। वो बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है और 1 साल के अंदर में ही इसको वहां से उस पोजीशन से हटा दिया जाता है। उसके बाद जिस आदमी को वहां पर नियुक्त किया जाता है बिहार के गवर्नर के रूप में, वो है मिर्जा साफी। तो किसे रखा जाता है? आपको मिर्जा साफी को अपॉइंट किया जाता है। तो यह नाम आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिहार कॉन्टेक्स्ट में। एक बार हम देखते हैं जो खान ए आलम के बाद मिर्जा साफी का टाइम पीरियड क्या रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड में देखिए। देखिए आपको जो जहांगीर जो था, जहांगीर जो आपको 1627 तक रहता है, मुगल एम्परर। तो उसके समय आपको बिहार का गवर्नर जो है वो है मिर्जा रुस्तम सफावी, मिर्जा रुस्तम सफावी। उसके बाद जब शाहजहां आपको जनवरी के महीने में या 1628 में शाहजहां आपको मुगल एम्परर बनता है, तो उस समय खान ए आलम, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था, मिर्जा बार खुरदार, उससे खान ए आलम का टाइटल दिया और उसे बिहार का गवर्नर बना के भेजता है। उसकी यह 1 साल के अंदर में ही खान ए आलम वहां से हट जाता है बिहार से। उसके बाद मिर्जा साफी, जिसका नाम था सेफ खां, उसे बिहार का गवर्नर बनाया जाता है और यह जो है आपको 1628 में आता है। उसके बाद यह 4 साल तक रहता है बिहार का गवर्नर और अब्दुल्ला खान जो है आपको उसके बाद 1632 में उसको रिप्लेस करता है। तो शुरुआत के जो आपको गवर्नर है, यह आपको थोड़ा सा नाम याद रखना चाहिए, जहां शाहजहां के टाइम में कौन अपॉइंट हुआ। वैसे बिहार को मुगल एम्परर में कब ऐड किया गया और बिहार में पहला गवर्नर कौन था? अर्थात अकबर जब बिहार को मुगल एम्परर में ऐड किया तो उस समय किसको वह बिहार का गवर्नर बनाकर भेजा था, यह आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और बिहार जो है मुगल एम्परर में कब ऐड हुआ? दोनों क्वेश्चन सेम है। बिहार मुगल एम्परर में कब ऐड हुआ और उस समय बिहार का पहला गवर्नर कौन बना था? ठीक है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा साफी जो है 1628 में रिप्लेस किया था किसको? खान ए आलम को। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो गया मिर्जा साफी। उसके बाद है अपने सबसे बड़े विस्तार में, अपने सबसे बड़े विस्तार में साम्राज्य उत्तर में हिमालय की प्राकृतिक सीमाओं के साथ पूर्व में असम तक फैला हुआ था। पश्चिम में यह पाकिस्तान से आगे तक पहुंच गया, जिसने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों को अपने में मिला लिया। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्र चेट्स या एलियट चेट्स, वायु पुराण में मुद्रासार और विभिन्न जैन साहित्य में इसे सिंह सेन के नाम से पुकारा गया। जैन ग्रंथ राजबल्ली कथा में इसे सिमसेरी कहा गया है। तो उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? तो देखिए हमारे में जो क्लासिकल हिस्ट्री अर्थात जो यूरोपियन हिस्ट्री में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश में केवल 2 राजा का नाम हमें आपको क्लासिकल हिस्ट्री में मिलता है। पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपको मिलता है बिंदुसार के बारे में। अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्लासिकल हिस्ट्री से नहीं मिलता। तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार के लिए कौन सा नाम यूज किया गया है क्लासिकल हिस्ट्री में? अमित्रकेट्स और एलिट्रोकेट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा नाम यूज किया है? सेंड्रोकेट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स।
उसके बाद आपको एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, पॉलीब्रेथा, ये सब किसके लिए नाम है? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। तो अशोक के लिए तो नहीं। यहाँ पर अमित्र चोट्स जो नाम दिया गया है, अमित्र चेट्स, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सीतामढ़ी में सिमराव कर्नाट वंश की राजधानी थी। तो बिहार में, जो मध्यकाल बिहार में आपको कर्नाट वंश जो 1097 से 1324 तक चलता है, इसकी राजधानी सिमराव थी, लेकिन यह आपको चंपारण में था। यह सीतामढ़ी में सिमराव नहीं जगह स्थित है, तो यह गलत है। उसके बाद है कर्नाट राजवंश पर ओयनबार वंश का शासन स्थान था। कर्नाट वंश जब खत्म हुआ, कर्नाट डायनेस्टी वाज टेकन ओवर बाय ओयनबार डायनेस्टी। तो कर्नाट डायनेस्टी जब 1324 ईस्वी में खत्म हुआ, किसके द्वारा खत्म किया गया? 1324 में गयासुद्दीन तुगलक, इसका अंतिम शासक जो था हरि सिंह देव, वो नेपाल भाग जाता है। उसके बाद ओयनबार डायनेस्टी स्टार्ट होता है। ओयनबार डायनेस्टी में जो सबसे ज्यादा फेमस आदमी है, जो कवि है, वो है विद्यापति। तो राजा के वो सलाहकार होते हैं, ऑफिसर होते हैं। तो ओयनबार डायनेस्टी याद रखिएगा। ओयनबार डायनेस्टी के बाद कौन आता है? खंडेलवाला डायनेस्टी, जो आखिरी डायनेस्टी है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको सही है। तो यहाँ पर वैसे राजा है ओयनबार में, बहुत सारे राजा है, कीर्ति सिंह, जय सिंह, बहुत सारे राजा यहाँ पर हैं, लेकिन विद्यापति जो है ओयनबार डायनेस्टी के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपको सही है। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दिल्ली के सैयद वंश के इतिहास के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत माना जाता है? तो सैयद वंश के बारे में हमको जो जानकारी मिलता है, वह आपको किस बुक से मिलता है? तारीख मुबारक शाही से। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश होता है, जो गुलाम वंश है, जो पहला वंश जिसकी कहानी 1206 से लेके 1290 है, उसका जो पहला बुक है वह है तबाकत नासरी। इसको लिखने वाला कौन है? मिनहाज सिराज। तो इससे हमको गुलाम वंश की कहानी मिलती है। तारीख फिरोज शाही, इसको लिखने वाला कौन है? तारीख फिरोज शाही, इसको लिखने वाला है बर्नी। इससे हमें फिरोज शाह जो था, फिरोज शाह तुगलक, उसकी कहानी मिलती है। अर्थात तुगलक डायनेस्टी की कहानी समझना है तो तारीख फिरोज शाही पढ़ना होगा। तारीख अलाई जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, और इससे यह किताब अगर आप पढ़िएगा तो आपको किसके बारे में पता चलेगा? तो अलाउद्दीन का टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा। तो तारीख मुबारक शाही जो है आपको जो है सैयद डायनेस्टी की कहानी हमें बताता है। सैयद डायनेस्टी की कहानी कब से कब तक का है? तो याद रखिएगा, सैयद डायनेस्टी का यहाँ पे दिखाते हैं, मिनट। सैयद डायनेस्टी की जो है 1414 से लेकर 1451 तक। खिजिर खान जो इसका संस्थापक है। उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, पहले 7 साल खिजिर खान, उसके बाद 21 से 34 तक मुबारक शाह, उसका आपको लगभग में ये 9 साल जो है मोहम्मद शाह, और 1443 से लेके अलाउद्दीन शाह। इसमें इसको लिखने वाला जो है तारीख मुबारक शाही को लिखने वाला कौन है? यह भी यहाया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी। और यह जो है किस टाइम पीरियड में लिखा गया? 1421 से 1434, अर्थात सुल्तान मुबारक शाह के टाइम में यह बुक लिखा गया है। सुल्तान मुबारक शाही, लिखने वाला कौन है? यहाया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी लिखने वाले हैं। मिनहाज सिराज का जो यह बुक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तबाकत नासरी, जियाउद्दीन बर्नी ने आपको क्या लिखा? सुल्तानी फिरोज शाह ही, और अमीर खुसरो ने तारीख अलाई लिखा है। ठीक है, उसके बाद है पटना युवक संघ वाज फॉर्म्ड बाय महेंद्र नारायण राय इन किस ईयर? तो पटना युवक संघ जो है कब बना था? तो याद रखिएगा, पटना युवक संघ आपको 1927 ईस्वी में बना था। पटना युवक संघ का बना 1927 ईस्वी में। पाटलिपुत्रा युवक संघ का बना तो 1929 में। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पटना युवक संघ और पाटलिपुत्रा युवक संघ और बिहार युवक संघ, 3 युवक संघ हमको पढ़ना है बिहार के संदर्भ में। एक है 1927 में पटना युवक संघ बनता है, इसके द्वारा तो महेंद्र नारायण राय
1927 ईस्वी में पटना युवक संघ बनाते हैं। फिर आपको ज्ञान शाह नामक व्यक्ति बिहार युवक संघ 1928 में बनता है, और पाटलिपुत्रा युवक संघ 1929 में बनता है, जिसके मेन लीडर कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 27 में पटना युवक संघ, 28 में बिहार युवक संघ और 29 में आपको पाटलिपुत्रा युवक संघ बना है। यहां पूछा है पटना युवक संघ कब बना, तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर जो है, यह याद रखिएगा, ये इन्फिनाइट होता है, क्योंकि यह प्लेन मिरर है, इसका कोई फोकल लेंथ डिफाइंड नहीं है। अगर स्फेरिकल मिरर होता तो जैसे आपको कन्वेक्स कनकेव मिरर होता है, उसका फोकल लेंथ डिफाइंड होता है। प्लेन मिरर का जो है फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। उसके बाद है महायान बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच बुद्धिस्ट काउंसिल। महायान बुद्ध धर्म किस बौद्ध परिषद के काल में अस्तित्व में आया। तो हम लोग को बौद्ध काउंसिल जो है, 4 बुद्ध काउंसिल के बारे में पढ़ना है। उसमें चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपको कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। वसुमित्र जिसका अध्यक्ष था और सुघोष जिसके उपाध्यक्ष थे, वहां पर जो है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चौथा। महायान बौद्ध धर्म किस बौद्ध परिषद के काल में अस्तित्व में आया, तो चौथा बौद्ध परिषद में आया। उसके बाद है बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है यहाँ पर। तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। जो 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। बिहार में मैक्सिमम आदमी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, और प्राइमरी सेक्टर का लोएस्ट कंट्रीब्यूशन है बिहार के जीडीपी में। तो प्राइमरी सेक्टर हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। तो यह बात सही है, मैक्सिमम आदमी को एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। लोएस्ट इन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन बोथ बिहार एंड इंडिया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सही है, जो इंडिया का मैक्सिमम आदमी प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, बिहार का भी। और आपको जीडीपी, स्टेट जीडीपी या नेशनल जीडीपी, दोनों में आपको एग्रीकल्चर का जो है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद है ए टोटल 8 कृषि कर्मण अवार्ड हैव बीन अवार्डेड टू बिहार टिल 2024। तो यहाँ कह रहा है चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन उत्पादकता में उपलब्धि के लिए बिहार को 2024 तक कुल 8 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह बात गलत है। इकोनॉमिक सर्वे में कितना लिखा गया है, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट आपको गलत है। इसमें पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार हम आपको दिखाते हैं इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है। यहाँ पर अभी आपको बताए थे पटना युवक संघ 1927, बिहार युवक संघ 1928 और पाटलिपुत्रा युवक संघ 1929। तो यह पेज को आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। यह है आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको 22-23 का जो है आपको नहीं, यह जो आपको इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का होगा, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 होगा। और बजट जो होता है वो अभी कौन सा हुआ होगा, 24-25 का। तो आपको जो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का है, यह इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसके अनुसार यहाँ पे देखिए टोटल 5 कृषि कर्मण अवार्ड हैव बीन गिवन टू द स्टेट फॉर इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट इन इट्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड मीट। यह लिख रहा है आपको 5 कृषि कर्मण अवार्ड इसे दिया गया है। उसके बाद है द प्राइमरी सेक्टर, यहाँ जो लिखा गया प्राइमरी सेक्टर के बारे में, जो प्राइमरी सेक्टर हैज लिस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया। देखिए विद द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर रिमेन्स द बिगेस्ट एम्प्लॉय। The share in the gross value added by the primary sector was 20.7 and sector absorbed 47.8% of the total workforce in state। तो यह भी आपको यहाँ पर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जो प्राइमरी सेक्टर में बिहार के 47.8% काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में बिहार के 25.9% आदमी सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और टर्सरी सेक्टर में बिहार के
जो है कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो 26.3% आदमी को बिहार में आपको जॉब मिल रहा है टर्सरी सेक्टर में। तो प्राइमरी में 47.8, सेकेंडरी में आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो 25 और टर्सरी में आपको 26। तो यह डाटा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देखें, जो पहला पॉइंट सही था, दूसरा पॉइंट गलत था, क्योंकि यहाँ 8 दिया गया, यहाँ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट आपको इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 में उच्चतम दशकीय विकास दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट भारत के किस स्टेट में हुआ है? याद रखिएगा, सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट में आपको आता है मेघालय। बिहार नहीं है सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट में, कौन सा है? आपको मेघालय है। मेघालय के बाद आता है आपको अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है बिहार। मेघालय का डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है? तो मेघालय का है 27.80। मेघालय का कितना है? 27.8। अरुणाचल प्रदेश का है 25.90। अरुणाचल प्रदेश का है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया है। बिहार का है 25.10। बिहार का कितना है? 25.10। और अरुणाचल प्रदेश का है जो सेकंड नंबर पर होगा 25.9। ठीक है, याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट किस स्टेट का है? तो मेघालय का है। उसके बाद है बिहार में स्वराज दल की एक शाखा बनाई गई जिसका नेतृत्व किसने किया? तो स्वराज दल जो भारत में आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाया गया। उसी स्वराज पार्टी का आपको ब्रांच बिहार में भी फरवरी महीने में स्टार्ट किया गया। उसको उसके जो मेन फाउंडर माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह माने जाते हैं। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का जो ब्रांच बिहार में बना उसको किसने फॉर्म किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार से दांडी मार्च में गांधी जी के साथ गए थे? जो आपको दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च को जो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, यह दांडी मार्च में टोटल कितने आदमी गए थे? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है आपको जो आदमी बिहार से गए थे उसका नाम है गिरिधर चौधरी। बिहार से एक आदमी मात्र गए थे दांडी मार्च में, इसका नाम क्या था? गिरिधर चौधरी। बंगाल से भी एक ही मात्र व्यक्ति गए थे, उसका नाम था दुर्गेश चंद्र दास। तो ये दुर्गेश चंद्र दास बंगाल के थे। महावीर नामक व्यक्ति, एक व्यक्ति नेपाल से भी गए थे। तो हमको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है, जो बिहार से दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन गए थे? तो गिरिधर चौधरी। दुर्गेश चंद्र दास बंगाल के थे और महावीर आपको यह कहां के थे? तो यह नेपाल के। तो बिहार से एक, नेपाल से एक और आपको पश्चिम बंगाल से एक। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनका जन्म 1901 में मुंगेर जिला में हुआ था। वो एक राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और गया और किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मार्क्सवादी प्रभाव में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 1965 में उसकी मृत्यु होगी। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, जो मुंगेर में किसान आंदोलन को लीड करने में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम है और हमें याद रखना है वह कौन है? करियानंद शर्मा। करियानंद शर्मा मुंगेर के थे और यह आपको मुंगेर में किसान आंदोलन को लीड करने के लिए फेमस है। जिस तरीके से गया में यदुनंदन शर्मा, गया में किसान आंदोलन के लीडर कौन है? यदुनंदन शर्मा। तो यहाँ पर पूछा है मुंगेर का, तो यहाँ पर क्या होगा? करियानंद शर्मा। तो याद रखिएगा किसान आंदोलन। उसके बाद है पटना में नमक विद्रोह निम्नलिखित में से किस तिथि से शुरू किया गया था? तो पटना में जो नमक विद्रोह है यह किस तिथि को शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था आपको 16 अप्रैल से। पटना में नमक विद्रोह का कब शुरू किया गया था? तो 16 अप्रैल को। बिहार में अगर पूछा जाए जो नमक विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? तो चंपारण से।
चंपारण से आपको नमक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। पटना में 16 अप्रैल से नमक विद्रोह स्टार्ट हुआ था पटना में, तो 16 से 21 अप्रैल तक चला था। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन। उसके बाद बिहार में पाए जाने वाले खनिज अभ्रक का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो माइका का मेन यूज कहां पर होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो होता है माइका का, उसमें यूज होता है। आयरन में यूज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में माइका का यूज होता है। स्टील, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको बिहार की चट्टानों को संरचनात्मक रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो बिहार के चट्टान को हम लोग 4 भाग में बेसिकली बांटे हैं। नॉर्थ, जो आपको पश्चिमी चंपारण, वहां टर्सरी चट्टान पाया जाता है। साउथ इंडिया, साउथ बिहार में जो आपको वेस्ट वाला इलाका है, कैमूर, रोहतास में, यहाँ पर विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। जो आपको जमुई, बांका, नवादा वाला है, वहां पर आपको कौन सी चट्टानें पाई जाती है? धारवा चट्टानें पाई जाती है। और जो प्लेन इलाका है, मैदानी इलाका, उस चट्टाने को हम लोग क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं। तो टोटल मिला के 4 प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। तो बिहार की चट्टानों को संरचनात्मक रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा नियम कहता है किसी चालक से प्रभावित धारा उसके सिरे पर विभवांतर के समानुपाती होता है बशर्ते तापमान स्थिर है? अर्थात कौन सा व्हिच लॉ से दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइड। आपको मालूम है V इक्वल टू आई आर, हम लोग कितनी बार देख चुके हैं, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। तो जो आपको करंट जो है यह आपको वोल्टेज के प्रोपोर्शन में बहता है अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी करने लगेगा। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है अगर किसी सर्किट में, तो जो वोल्टेज है वो आपको करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? जो 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा वह कूलम्ब्स लॉ बताता है। फेराडे लॉ क्या कहता है? जो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो फेराडे लॉ बताता है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ बोलता है जो अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हमको एम्पियर्स लॉ से पता चलता है। तो चारों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ओम्स लॉ होगा या ओम्स लॉ को बता रहा। उसके बाद है बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन किस देश के सहयोग में? जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है जो 1962 में बना था, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, यह रसिया की मदद से बनाया गया था। तो याद रखिएगा, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन रसिया की मदद से 1962 ईस्वी में बनाया गया था। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। उसके बाद है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द व्हिच लॉ? तो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस नियम के तहत हुआ था? तो देखिए सिंपल है, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है आपको किस नियम से बनाया? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना। तो बहुत इजी है इसका आंसर समझने में। उसके बाद है बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो याद रखिएगा, बिहार पंचायत राज एक्ट जो है 2006 में पब्लिश किया गया है। इसके तहत बताया जाता है जो कितने दिनों के लिए, जो मान लीजिए ग्राम सभा का मीटिंग कितने दिनों के अंतराल पर होना चाहिए, ग्राम सभा में कितना कोरम होना चाहिए, पंचायत में कितना कोरम होना चाहिए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो जो बिहार पंचायत एक्ट का बिहार पंचायत से रिलेटेड जो नियम कानून बिहार सरकार के लिए द्वारा बनाया गया है वह कब पास हुआ है? तो वह कहता है बिहार पंचायत एक्ट 2006। तो बिहार पंचायत से रिलेटेड सारे नियम कानून को जानने के लिए आपको यह बिहार पंचायत एक्ट 2006 को पढ़ना होगा। उसके बाद है बिहार रिजोल्यूशन। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 की प्रांतीय बैठक में किसके नेतृत्व में पारित किया गया? तो जो भारत में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उस आंदोलन को
बिहार में किसकी अध्यक्षता में स्टार्ट किया गया? तो याद रखिएगा यह राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में स्टार्ट हुआ था। तो इन बिहार रिजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। तो कब यह पास किया गया था? तो 28 अगस्त 1920 को, 28 अगस्त 1920 को बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का एक मीटिंग हुआ भागलपुर में, और उसी में यह डिसीजन लिया गया जो बिहार में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। उसके बाद है 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूल रूप से कितने अनुसूची शामिल थे? तो अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। जब 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उसमें 8 शेड्यूल था। 9वां शेड्यूल बाद में ऐड हुआ 1950 के दशक में। 10वां शेड्यूल जो है आपको 10th जो डिफेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद 11वां शेड्यूल जो है आपको पंचायत से रिलेटेड है। 12वां शेड्यूल जो है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पूछा है कितने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल थे? तो 8 शेड्यूल थे। उसके बाद है हाल ही में विपक्षी दलों की कड़ी आपत्ति का सामना करने के बाद वक्फ विधेयक 2000 अधिनियम में संशोधन करना चाहता है को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनता है इसमें दोनों सदन और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। तो यह याद रखिएगा जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी होता है उसमें आपको दोनों हाउस के और पक्ष विपक्ष दोनों के लोग शामिल होते हैं। तो यह पॉइंट आपको सही है। यह पॉइंट जो ऑप्शन ए है यह आपको सही है। उसके बाद इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो एक जनरल पॉइंट याद रखिएगा, भी कमिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बातें होती है वह बाध्यकारी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे कोई भी कमिटी हो उसकी बातों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। केवल ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी नहीं, कोई भी कमीशन, चाहे इलेक्शन कमीशन को कुछ बोले या आपको यूपीएससी कुछ बोले या कोई भी कमिटी की बातों मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। तो इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट आपको सही है। तो 1 और 2 जो है आपको सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। उसके बाद है अनिश्चित काल के लिए स्थगन का क्या अर्थ है? व्हाट डज एडजॉर्नमेंट साइन एंड डाई का मतलब है? देखिए दो प्रकार का एडजॉर्नमेंट जनरली होता है, एक होता है एडजॉर्नमेंट, एक होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। जब केवल एडजॉर्नमेंट शब्द का यूज होता है आपको कल आना है कि परसों आना है, अर्थात लोकसभा में या आपको राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में जो सेशन होता है वह एडजॉर्नमेंट होता है या एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है। अगर एडजॉर्नमेंट होता है तो मेंबर को यह बताया जाता है जो आपको कल आना है परसों आना, एक डेट फिक्स किया जाता है। लेकिन जब एडजॉर्नमेंट साइन डाई होता है तब उसमें कोई डेट नहीं बताया जाता जो अगला मीटिंग अगला सेशन कब स्टार्ट होगा। तो यह याद रखिएगा एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड। तो अगर डेट नहीं मेंशन किया जा रहा है तब यह होगा एडजॉर्नमेंट साइन डाई। अगर डेट मेंशन कर दिया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्नमेंट कहेंगे। उसके बाद है भारत में संवैधानिक नैतिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर संवैधानिक मानदंड का पालन करना शामिल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, यह पॉइंट सही है। इस शब्द का स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। तो 4 जो डीपीएसपी का है, 4 क्या है? संविधान का पार्ट 4 में डीपीएसपी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट आपको गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक अभियोजन से छूट किया गया है? तो आपराधिक अभियोजन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता है गवर्नर और राष्ट्रपति के विरुद्ध जब तक वह उस पद पर आसीन है। तो अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू कुछ भी कर दे, मर्डर भी किसी का कर दे, उसके खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट किया जा सकता है।
तो यह जो है आपको आर्टिकल 361 के तहत उसे मिलता है प्रिविलेज। तो यह याद रखिएगा, गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक वो अपने पद पर आसीन हो। उसे पद से हटा दिया जाएगा, फिर उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक पद पर आसीन हो तो नहीं लगाया जा सकता। तो यह है आपको आर्टिकल 361। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है? व्यापार संरक्षणवाद। जैसे अभी ट्रंप बोल रहा है जो भारत जो है बहुत ज्यादा ट्रेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का क्या मतलब है? इंपोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स। तो जो विदेश से सामान आ रहा है उस पर अगर टैरिफ लगाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? यह एक प्रकार का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल नहीं हुआ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं है। तो आयात पर शुल्क लगाना आपको एक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद है 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A को जोड़ा है। इस भाग को नगर पालिकाएं कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान शामिल है। इसके अलावा अधिनियम ने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्यात्मक पद शामिल है? तो याद रखिएगा, नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्य शामिल है। अगर यही पॉइंट रहता जो पंचायत के लिए कितने कार्य शामिल है 11th शेड्यूल में, तो 29। तो पंचायत के लिए 11th शेड्यूल में 29 आइटम मेंशन है और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी के लिए 18 वर्क टॉपिक मेंशन है। तो यह कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? तो इसको याद रखिएगा 243W। और यह जो है आपको 11th शेड्यूल जो जिसमें 29 टॉपिक मेंशन किया गया है, यह कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 243G। तो यह याद रखना है 243G का संबंध 11th शेड्यूल से है जिसमें 29 टॉपिक है। यह तीनों आपको किससे है? यह आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। 243W का संबंध 12th शेड्यूल से है जिसमें 18 पॉइंट है। इसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। तो यहाँ नगर पालिका के बारे में पूछा तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल। तो मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 360। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड फॉर व्हिच ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ बिल। तो ज्वाइंट सेशन जो है आपको मनी बिल के केस में नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए आपको ज्वाइंट सेशन स्टार्ट किया जा सकता है। ज्वाइंट सेशन जो है आपको आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन की बातें हैं। प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सेशन बुलाता है। तो आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन की बातें करता है और यह ज्वाइंट सेशन जो है आपको ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए एप्लीकेबल है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है। तो इसमें जो है 2 और 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से एक नम्र निवेदन है, अगर थोड़ा सा भी डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं अच्छा लग रहा हो तो जरूर अपने जो भी फीडबैक हो, जो भी क्वेरी हो और जो भी सजेशन हो उसको आप हमसे टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के द्वारा जुड़कर शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर भी आप शेयर लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है 69 संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित को विशेष दर्जा प्रदान किया है। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से है। दिल्ली जो है हमेशा न्यूज में रहता है और दिल्ली जो हमेशा न्यूज में रहता है वो उसके संदर्भ में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत आपको
जो 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली में स्पेशल पावर है यूनियन गवर्नमेंट को, और इसी के तहत केजरीवाल जी हमेशा न्यूज में रहते हैं। जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 प्रोवाइडेड ए स्पेशल स्टेटस टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड रीडेजिग्नेटेड इट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड डेजिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद रखिएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 आपको दिल्ली से रिलेटेड है, जिसने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को क्या नाम दिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली नाम दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नीतीश जी जो है आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड कर रहे हैं पिछले 10 साल से, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करना छोड़ दिए हैं। तो यह देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अवधारणा को पहली बार 5वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के माध्यम से अस्तित्व में लाया गया था। तो यह पॉइंट आपको सही है, यह याद रखना होगा। 1969 में यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात का जो रिकमेंडेशन है यह गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था। वर्तमान में कुल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है। तो यह गलत है, आपको 11 राज्य जो है उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। तो ये जो वर्तमान में जो सेकंड है यह पॉइंट आपको गलत है, पहला पॉइंट सही है। तो 30 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार हम आपको यहां पर देखिए यह है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो ये बॉर्डर वाला इलाका है, ये देखिए सिक्किम और ये यहाँ पर जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, तो यह है आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इसमें क्राइटेरिया क्या है, हिली टेरेन होना चाहिए, लो डेंसिटी होना चाहिए। बिहार का इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट वाइज अगर देखें, यूनियन टेरिटरी को अगर कंसीडर नहीं करें तो बिहार का भारत में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, स्टेट को अगर कंसीडर करें। लोकेशन अलोंग बॉर्डर तो ये तो है, लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है ही, लेकिन दो चीज नहीं, हिली टेरेन और लो डेंसिटी को नहीं करता। तो यह 11 क्वालिफाइंग बेंचमार्क है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। देखिए अब सबसे पहले 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको दिया गया था, जम्मू कश्मीर को दिया गया था, असम और नागालैंड को, फिर धीरे धीरे करके और भी स्टेट को दिया गया है। तो इतना नहीं याद रखना है, केवल थोड़ा सा याद रखिएगा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 11 स्टेट को दिया गया। सही है, पहली बार कब दिया गया, तो 1969 में 3 स्टेट से स्टार्ट किया गया था। अलग बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिथियम त्रिभुज का हिस्सा है। तो याद रखिएगा एबीसी कंट्री, एबीसी कंट्री, एबीसी कंट्री जो है यहां पर दुनिया का 50% से ज्यादा लिथियम पाया जाता है। यह एबीसी कंट्री कौन है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर बोलीविया और सी फॉर चिली। एबीसी कंट्री जो है दुनिया का 54% लिथियम रिजर्व इसके पास है, और लिथियम बैटरी का आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से कौन जाना जाता है, तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, साउथ अमेरिकन कंट्री। आंसर याद रखिएगा इसका सी है। उसके बाद है व्हिच स्टेट इन इंडिया इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो सुपर कैपेसिटर प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है आपको कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो सुपर कैपेसिटर फैसिलिटी जो है आपको केरल में यह फैसिलिटी स्टार्ट हुआ। इसको स्टार्ट करने वाली कंपनी का नाम है केल्ट्रॉन। केल्ट्रॉन नामक कंपनी जो है सुपर कैपेसिटर प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है हाउ डज कोरिलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस द ट्रेड विंड बिटवीन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो कोरिलिस फोर्स के कारण आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में विंड का डायरेक्शन कैसे इंपैक्ट होता है। तो कोरिलिस फोर्स जो है दोनों गोलार्ध में व्यापारिक हवाओं को पश्चिम की ओर मोड़ देता है, जिससे पूर्वी हवाएं बनती हैं। तो यह याद रखिएगा, इट डिफ्लेक्ट द ट्रेड विंड टू द वेस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर
क्रिएटिंग ईस्टर्ली विंड। इसको, यह पॉइंट सही है, एक बार आपको इसका मैप भी दिखाते ताकि थोड़ा सा और ज्यादा आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पर इक्वेटर और ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, यहाँ पर ट्रेड विंड बहता है, ऐसे ट्रेड विंड बह रहा है, ये ट्रेड विंड है। देखिए ट्रेड विंड जो आपको यहाँ पर हाई हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधा करें आपको विंड आना चाहिए, लेकिन यह जो है आपको इधर मूव कर रहा है, यह जो है इधर मूव, अर्थात वेस्ट की तरफ जो यह विंड मूव कर रहा है, यह किसके कारण मूव कर रहा है? कोरलिस इंपैक्ट के कारण हो रहा है। तो यह जो ट्रेड विंड बन रहा है, ट्रेड विंड वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में। तो यह क्यों मूव कर रहा है? तो कोरलिस इंपैक्ट के कारण है। तो इस इमेज से और क्लियर हो रहा है आपको, जो ट्रेड विंड जो बन रहा है आपको, यह दोनों ट्रेड विंड कोरलिस इंपैक्ट के कारण दोनों हेमिस्फीयर में वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर देखा जाए लेफ्ट राइट में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है यह राइट की तरफ मूव करता है, देखिए इधर जाना चाहिए ऊपर, तो ये राइट की तरफ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है यह लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कोरलिस फोर्स के कारण जो विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मूव करता है कि राइट? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट राइट की बात करेगा तो राइट, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करेगा तो कोरलिस फोर्स जो है विंड को दोनों हेमिस्फीयर में वेस्ट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट डिफ्लेक्ट्स द ट्रेड विंड टू द वेस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर क्रिएटिंग ईस्टर्ली विंड। ठीक है, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक मिनरल्स लाइक गार्नेट और एस्ट्यूरलाइट। तो जो मेटामॉर्फिक मिनरल्स बनता है उसके लिए क्या कारण है? तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म के कारण हम लोग तीन प्रकार का रॉक जानते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक मिनरल जो है रीजनल मेटामॉर्फिज्म के कारण बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच फेनोमेना, उसके बाद है व्हिच फेनोमेना अकर्स इन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट एयर मासेज। तो डिफरेंट एयर मासेज के मिलने से आपको साइक्लोन बनता है, एयर मासेज के मिलने से साइक्लोन बनता है। अर्थक्वेक का एयर मास से कोई मतलब नहीं, जेट स्ट्रीम का जो है डिफरेंट एयर मास से बनने से नहीं होता है, यह साइक्लोन होता है। यह फैक्ट आपको याद रखना होगा। उसके बाद है what is the term for maximum population size that an environment can sustain indefinitely। तो अधिकतम जनसंख्या आकार के लिए क्या शब्द है जिसे कोई पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रह सकता है? तो कोई भी इन्वायरमेंट कितना पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है, हर इन्वायरमेंट का अपना कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो इसको क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी यह बताता है जो किसी भी इन्वायरमेंट में कितने ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर सकते हैं इंडेफिनिटली। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने समृद्ध मैंग्रोव वन और बाघों के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मैंग्रोव वन और बाघ का कॉम्बिनेशन भारत में एक ही जगह है, वह है सुंदरबन। कभी अगर बंगाल में आए तो सुंदरबन जरूर जाए, वहां पर बाघ भी देखने को मिलेगा, और सुंदरबन का डेल्टा जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वह भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है वर्षा छाया शब्द का क्या मतलब है? रेन शेडो का क्या मतलब होता है? तो रेन शेडो जो है एरिया दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यू टू माउंटेन्स ब्लॉकिंग मॉइस्चर। तो रेन शेडो इलाका हमको कहां पर देखने को मिलता है? जो साउथ इंडिया में जो साउदर्न, ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के ये जो आपको इलाका, यहाँ पर बहुत कम बारिश होता है। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जो ये रेन शेडो इलाका में आता है, जो आपको केरला वाला इलाका है, जो आपको लीवार्ड साइड है, तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होता है, लेकिन इसके इधर वाला जो साइड यहाँ पर बारिश कम होता है। तो याद रखिएगा, रेन शेडो एरिया दैट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यू टू माउंटेन्स ब्लॉकिंग मॉइस्चर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। उसके बाद कौन सा दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क में से एक है? तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यह सब आपको कहां पर मिलता है? तो लद्दाख में मिलता है। इसमें से जो चारों ऑप्शन दिया गया, इसमें उमलिंग ला पास जो है यह दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल
रोड है, याद रखिएगा उमलिंगला पास। यह देखिए उमलिंगला पास भी अगली स्लाइड में दिखाएंगे, पहले अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसके बाद व्हिच सेलेस्टियल बॉडी इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग। तो हमारा जो 8 प्लेनेट है, सन के अराउंड जो 8 प्लेनेट घूमता है, हम लोग भी एक प्लेनेट अर्थ पर अभी निवास कर रहे हैं, उसमें जो सैटर्न है, सैटर्न के चारों ओर एक प्रोमिनेंट रिंग है। तो चलिए एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको डोल्ड्रम कहते हैं, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर है। तो यह सभी एक बार आप देख के रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये है खारदुंगला टॉप, ये 18,380 फीट पर है। उसके बाद उमलिंगला जो है 19,024 फीट पर है, तो उमलिंगला यहाँ पर सबसे ज्यादा है। उसके बाद यह देखिए जो सैटर्न है, सैटर्न के अराउंड एक आपको रिंग है। तो सैटर्न जो है जो प्लेनेट है, ये अपने रिंग के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद है कौन सी नदी राजधानी शहर वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होकर बहती है। तो कौन सी नदी जो है आपको यूरोप की वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से बहती है, तो यह है डैन्यूबू रिवर। याद रखिएगा डैन्यूबू रिवर जो है आपको बुडापेस्ट से और वियना से बहती है। सीन रिवर जो है यह आपको फ्रांस की है, अभी सीन नदी पर ही आयोजन किया गया था पेरिस ओलंपिक को। तो यहाँ पे ये है इल्बी रिवर जो है, यह आपको कहां पर है, तो यह जर्मनी में है। एक बार आपको यहां पर भी इसका इमेज दिखाते हैं। ये देखिए, यह जो है आपको डेन्यूबू रिवर है। डेन्यूबू रिवर आपको कहां से, इतना से देखिए, यह वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, यहाँ पर यह बेलग्रेड से बहते हुए कहां पर जाती है, यह ब्लैक सी में अपना पानी यहाँ पर मिल जाती है। तो यह है डैन्यूबू रिवर, इसका नाम क्या है, डैन्यूबू रिवर, याद रखिएगा। उसके बाद जो सीन रिवर, सीन रिवर यह जो आपको फ्रांस है, फ्रांस में जो सीन रिवर है ये। उसके बाद ये है इल्बी रिवर। इल्बी रिवर जो है चेक रिपब्लिक और जर्मनी में, बेसिकली ज्यादा पार्ट जर्मनी में है इल्बी रिवर। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है which type of soil is prevalent in the region with high rainfall such as western घाट and northwest। तो जो बहुत ज्यादा बारिश जहां पर होता है और बहुत ज्यादा तापमान जहां पर, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर से जो मिट्टी बनता है, उस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटराइट सॉइल। तो याद रखिएगा कहीं भी अगर शब्द आप देखिए हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर, तो हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर से जो सॉइल बनता है वह है आपको लेटराइट सॉइल। उसके बाद है पेरू चिली ट्रेंच इज एसोसिएटेड विथ व्हिच टेक्टोनिक प्लेट। तो पेरू चिली जो है आपको ट्रेंच या किससे रिलेटेड है, तो नजका प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ये कौन सा हो जाएगा 43 का, नजका प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसके कारण न्यायिक अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। तो यह जो आपको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना था, उसे रद्द किया गया था। तो यह कौन सा था, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का था, जिसमें एनजीसी एक्ट को इलीगल घोषित किया गया था। तो यह याद रखिए, यह पुराना इंफॉर्मेशन है लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पॉलिटी का। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज कर्नल। तो कर्नल जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक शब्द है। यह क्या कहता है, द कोर कंपोनेंट ऑफ ओएस दैट मैनेज रिसोर्स, द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, द यूजर इंटरफेस फीचर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, यह द कोर कंपोनेंट ऑफ ओएस दैट मैनेज रिसोर्स। तो यह क्या कहता है, कर्नल जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में आपको इंटरफेस करता है। तो यह याद रखिएगा कर्नल,
यह आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन के लिए एक शब्द है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का क्या अर्थ है? तो सास आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एज ए सर्विस सास का फुल फॉर्म है। सास सिस्टम आपको माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है। तो सास का क्या मतलब? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बाद है वेयर आर कैनरी आइलैंड लोकेटेड। तो कैनरी आइलैंड जो है यह आपको कहां पर लोकेटेड है? तो ये कैनरी आइलैंड आपको अटलांटिक ओशियन में ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है, कैनरी आइलैंड। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर वयस्क में लाल अस्थि मज्जा में का प्राथमिक कार्य क्या है? तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड बोन मेरो? तो रेड बोन मेरो का मेन काम क्या है? तो याद रखिएगा ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड बोन मेरो का काम क्या है? आपको आरबीसी ब्लड सेल प्रोडक्शन है। आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो which vertebrae is also known as the axis and allows the head to rotate। तो यह जो vertebrae है यह कौन सा है? तो यह है आपको C2। उसके बाद है विटामिन के participates in the post translational modification of blood clotting factors by acting as a cofactor for enzyme। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो यह एक्टिंग एज ए को फैक्टर फॉर व्हिच एंजाइम? तो कार्बोक्सिलेज। तो यह याद रखिएगा कार्बोक्सिलेज एंजाइम को विटामिन के जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग करने में। तो विटामिन के फंक्शन एज ए को फैक्टर ऑफ एंजाइम विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज। तो ब्लड क्लॉटिंग करने में विटामिन के किस एंजाइम को हेल्प करता है? तो कार्बोक्सिलेज को हेल्प करता है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन सा डिजीज होता है? तो इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो यह कौन सा डिजीज है? मेनिंजाइटिस जो डिजीज है यह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच की इन्फ्लेमेशन को बताता है। उसके बाद है which of the following structure is selectively permeable allowing for the regulation of substance entering or leaving the cell। तो कोई भी सेल हो, हर सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है। यह जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह क्या है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो है सब्सटेंस को सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली इसमें अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट करना। यह कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल वॉल हर सेल में नहीं होता। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होता है, बैक्टीरिया में होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है बैक्टीरिया में नहीं होता है। जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है। तो याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल में नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल में नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं यह हर एक सेल में जरूर होगा। तो यह इसका 52 का क्या आंसर हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा आपको सी। उसके बाद है which part of nervous system is primarily responsible for fight और flight response। तो नर्वस सिस्टम जो है यह कौन सा नर्वस सिस्टम आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करता है? तो यह है आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपको फाइट और फ्लाइट सिस्टम में हेल्प करता है। तो एक बार हम नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बेसिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, देखिए हमारा जो बॉडी है इसमें दो टाइप का नर्वस सिस्टम है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यह जो साइड साइड में आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह आपको समझ में आ गया होगा एक पेज। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है सेंसरी डिवीजन, एक है मोटर। मोटर वाला जो है उसका दो भाग है, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है यह आपको इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। तो यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो भाग में बांटे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो
अभी देखिए, जैसे हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो अभी जो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरा वॉलेंट्री है, ये वर्क है, तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में जैसे भी डाइजेशन, तो यह सब जो मूवमेंट कर रहा है, यह आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो भाग है, एक है सिंपैथेटिक डिवीजन, एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करता है? सिंपैथेटिक डिवीजन आपकी जो एक्टिविटी है उसको एक्साइट करता है, उसको बहुत तेज कर देता है, यह फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए है। यह थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। तो फ्लाइट और फाइट के लिए कौन सा है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और एड्रेनलिन को आपको बढ़ा देता है। तो यह थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं, उसको मेनली ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक जो है वॉलेंट्री के लिए, ऑटोनॉमिक जो है आपको नॉन वॉलेंट्री है। नॉन वॉलेंट्री जो हमारे शरीर में होते रहता है। हमारे शरीर में भी दो प्रकार का है, एक जो रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए आसानी से चलता रहता है, उसको कहते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नर्वस सिस्टम का बायोलॉजी में काम कर जाएगा बीपीएससी के लिए। तो देखिए यहां पर जो है सोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमने देखा है, यह क्या है? आपको जो वॉलेंट्री वर्क है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमको पढ़ने लिखने में मदद करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अलग ही यहां पर है। जो पेरिफेरियल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट और फ्लाइट के लिए है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? रेस्ट और डाइजेस्ट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक है। तो यहाँ फाइट और फ्लाइट पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द इसोफेगस। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे मुंह में फूट जाता है, और स्टमक तक जो कैनाल है उसको इसोफेगस कहते हैं। तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वल्व है जो बैकफ्लो को रोकता है, इसको क्या कहते हैं? तो कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्डिक स्फिंक्टर। यह अभी इसका भी फोटो देखिए ताकि आपको याद रहे। देखिए हम अपने मुंह में जैसे ही फूड को लेते हैं तो इसोफेगस से होते हुए कार्डिक स्फिंक्टर के यहाँ पर है, यह हमारा स्टमक है। तो पेट से फिर इसोफेगस होते हुए मुंह में हमारा भोजन क्यों नहीं जाता? तो ये कार्डिक स्फिंक्टर रोकता है। फिर स्टमक से जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में फूड क्यों नहीं रिवर्स हो जाता? इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर रोकता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड नहीं रिवर्स हो जाए, स्मॉल से लार्ज में जाता, ऐसा ना हो कि लार्ज से स्मॉल में आ जाए। तो यहां पर भी एक वॉल्व लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इल्यूशियल वॉल्व। फिर हमारा जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस जहां से ये डाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट होता है, तो यहां पर भी एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको क्या कहते हैं? इंटरनल। ये जो है, एक सेकंड, इसका भी नाम यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में, यह है एनल स्फिंक्टर। तो ये देखिए, ये कार्डिक जो है इसोफेगस और स्टमक के बीच में है। पायरोलिक जो है यह स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। इलियोसेकल वॉल्व जो है यह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में है। और एनल स्फिंक्टर जो है यह आपको एनस में है। तो यह चारों जो वॉल्व है ये आपको दिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद है द पैक्ट फॉर फ्यूचर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंटरनेशनल बॉडी। तो पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है आपको यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह साइन किया गया है। यह आपको क्या आंसर हो जाएगा? पैक्ट फॉर फ्यूचर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। हाल ही में आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन में दुनिया के नेताओं ने 22 सितंबर 2024 को भविष्य के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। द वर्ल्ड लीडर्स साइंड द पैक्ट फॉर द फ्यूचर ऑन 22 सितंबर 2024।
तो ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का 22 सितंबर को यह पैक्ट फॉर फ्यूचर यूनाइटेड नेशन में साइन किया गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। उसके बाद है विकास का कौन सा तंत्र मुख्य रूप से जनसंख्या में नई आनुवांशिक विविधता की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है? तो which mechanism of evolution is mainly responsible for introduction of a new genetic variation? तो जेनेटिक वेरिएशन जो है दो स्पीशीज के बीच में जो होता है उसका मेन कारण क्या है? म्यूटेशन। तो याद रखिएगा, म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। तो आंसर क्या रहेगा आपका 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मासिक धर्म चक्र के नियमन के लिए जिम्मेदार है? तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कौन कंट्रोल करता है हार्मोन? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। एफएसएच का क्या मतलब है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपको क्रिटिकल रोल अदा करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में। तो तीनों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी है। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड के बाद होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ और लास्ट में होता है वेंडरवाल फोर्स। तो आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नंबर 3 पर, आयनिक बॉन्ड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो यह गलत है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन अकर इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यह पॉइंट सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड में हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट गलत है। इसमें से पूछा कौन सा सही है? तो ऑप्शन 58 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करता है? तो आपको जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताता है ऑर्बिट में और उसके एनर्जी लेवल, ऑर्बिट से ही एनर्जी लेवल भी इलेक्ट्रॉन का डिसाइड होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन होता है इट इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद which metal is known for its exceptional resistance to high temperature and often used in jet engine and gas turbine। तो हाई रेसिस्टेंस के लिए कौन फेमस है और आपको जेट इंजन और गैस टरबाइन में इसको यूज किया जाता है? तो निकेल। याद रखिएगा निकेल जो है, निकेल बेस्ड सुपर एलॉयज आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो निकेल आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है आपको जेट इंजन और गैस टरबाइन बनाने में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु संक्रीकरण की अपनी क्षमता के कारण मजबूत सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए जानी जाती है? इसको इंग्लिश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका Which of the following non-metal is known for forming a strong covalent bond due to its ability to hybridize? तो आप लोग थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन के कारण बनता है यह आपको कार्बन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर बचपन में पढ़े होंगे 11-12 में, जो कार्बन क्यों इतना ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो उसका रीजन यही है, जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यह आपको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद है इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट यू नीड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर, व्हिच मेथड वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस एनालिसिस। तो अगर आपको लेबोरेटरी में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर पता करना है तो यह कौन सा मेथड से पता करते हैं? तो इसको कहते हैं टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। तो याद रखिएगा यह मेथड आपको टाइट्रेशन मेथड जो है इससे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन विनेगर पता करते हैं। उसके बाद है which type of polymer structure is characterized by repeating unit that are connected in linear fashion without branches or cross linking। तो बिना किसी ब्रांच और क्रॉस लिंकिंग तो इसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे नाम ही में इसमें हम लिखा है कोई ब्रांच नहीं कोई क्रॉस लिंक नहीं, तो क्रॉस लिंक या ब्रांच पॉलीमर नहीं कहेंगे, नेटवर्क पॉलीमर नहीं कहेंगे, तो लीनियर पॉलीमर कहेंगे। नाम में ही क्लियर है। उसके बाद है which of the following process is mainly used for extraction of gold from its ores। तो गोल्ड जो है उसके अयस्क से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह है आपको साइनिडेशन प्रोसेस। तो यह याद रखिएगा
गोल्ड इसके से साइनिडेशन प्रोसेस के तहत प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन में इमेजिंग के लिए किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आपको इमेजिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए कौन सा नोबल गैस का यूज किया जाता है? तो यह जो नोबल गैस है यह आपको कौन सा है? तो यह है जेनन। तो यह फैक्ट आपको याद रखना होगा। जो जेनन जो आपकी नोबल गैस है इसका यूज जो होता है इमेजिंग इन कंप्यूटेड टोपोग्राफी स्कैनिंग में होता है, तो जेनन। उसके बाद है अल्कोहल के बारे में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज करेक्ट? अल्कोहल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स सिमिलर टू ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। तो याद रखिएगा इसमें पूछ रहा है करेक्ट। तो अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यह यहाँ पर दिया है लोअर कम। अल्कोहल कैन फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड लीडिंग टू हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो यह सही है। यह पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। तो यह आपको गलत है। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल से डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट गलत है। इसमें करेक्ट यह है जो अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड लीडिंग टू हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। तो बी इसका सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होता है? Which element has largest ionization energy? तो लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है यह किसका है? तो यहाँ पर जो है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन का जो है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा होगा। तो उसके बाद है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैनोमीटर? तो मैनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनोमीटर इज प्रेशर डिफरेंशियल। याद रखिएगा मैनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टिक इक्विलिब्रियम यूज्ड फॉर मेजर प्रेशर फॉर बाय कंप्यूटिंग प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैनोमीटर जो है प्रेशर डिफरेंशियल के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यह याद रखना होगा। तो मैनोमीटर आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंशियल के करता है। व्हाट इज अमृत टेक्नोलॉजी प्राइमरली यूज फॉर? तो अमृत टेक्नोलॉजी जो है आपको वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, यह याद रखिएगा। इट इज वाटर प्यूरिफायर डेवलप्ड फॉर द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम वाटर, डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो अमृत टेक्नोलॉजी आपको वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसके द्वारा बनाया गया, IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इससे आर्सेनिक जो है वाटर में उसको रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है कंसीडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इंपल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एक्सीलरेशन आउट ऑफ दिस ओनली वेक्टर क्वांटिटी। कौन स्केलर है कौन सा वेक्टर है? तो याद रखिएगा जो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको वेक्टर नहीं है इसमें। देखिए एक्सीलरेशन आपको वेक्टर है, यह तो नो डाउट आपको 70 का जो है एक्सीलरेशन। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है यह आपको क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ क्या आंसर देगा? ऑप्शन सी। उसके बाद है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी अगर डबल करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। याद रखिएगा स्पीड जो होता है वो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा आपको? वेवलेंथ अगर स्पीड कांस्टेंट है वेवलेंथ को डबल करेंगे तो वेवलेंथ को हाफ होना होगा। 71 का क्या आंसर हो जाएगा? 71 का बी हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर? स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर उसकी फ्रीक्वेंसी से इंपैक्टेड नहीं होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंज होगा, ह्यूमिडिटी से इंपैक्टेड होता है स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, डेंसिटी से भी होता है। अगर ज्यादा डेंस होगा तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड जो है वह कम हो जाएगा।
तो फ्रीक्वेंसी से इम्पैक्टेड नहीं होता है। उसके बाद ए रेसिस्टेंस ऑफ 20 mho इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सोर्स, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई, और आई यहाँ पे दिया हुआ नहीं, तो आई हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो वी इंटू आर। तो v इंटू आर हो जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको, p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर v स्क्वायर बाय आर। तो आपको v दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, 500 वाट आ जाएगा। उसके बाद है ए साइकिलिस्ट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 2 आवर, if he then speed up and travels 20 किलोमीटर इन 30 मिनट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर इसको निकालिएगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ये एकदम सिंपल है, ये आपको क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ड्यूरिंग ए गामा डिके न्यूक्लियस emits a gamma ray and remains in an excited state. What is the common application of gamma ray in medicine? तो गामा रे का यूज हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। तो याद रखिएगा, कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रे का यूज होता है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। गामा रे का जो पेनिट्रेशन पावर है वह ज्यादा होता है, तो यह इजीली जो है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरीके से यह क्या होगा, गामा रे का यूज हम लोग कैंसर सेल में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस टेस्ट पेपर के 75 क्वेश्चन को आज डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। बेसिकली आपका रिवीजन हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपका रिवीजन हो रहा हो, थोड़ा सा भी बेनिफिट आगामी एग्जाम के लिए आपको लग रहा हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं बेनिफिट आपको लग रहा है तो आप जरूर अपना सजेशन, अपना फीडबैक हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा जुड़कर आप हमें दे सकते हैं, ताकि आपके सुझाव और सजेशन को हम कोशिश करेंगे आगामी डिस्कशन में इंक्लूड कर सकें। आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इस क्लास के पीडीएफ पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी, अब तो आगामी एग्जाम का डेट भी फाइनल हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली 13 दिसंबर। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों जो बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके साथ यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं कल रात 9:30 में इस टेस्ट पेपर के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने। थैंक यू।